हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 12th क्लास के वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और भी आगे टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, है ना। बात करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, देखिए क्या रहा है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या चीज कि लेट, आपके पास एक वेक्टर है, लेट वी हैव अ वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ए। ठीक है, तो कहता है क्या चीज, एंड स्केलर के, आपके पास कोई स्केलर है के। तो कह रहा है क्या चीज कि जब इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्या किया हम लोग, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कहता है कि ये एक नया टाइप का वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अ काइंड ऑफ न्यू वेक्टर, जिसमें होगा क्या, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चेक करोगे ना आप, इस वेक्टर जो नया वाला वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो ये पुराने वाले वेक्टर के टाइम्स हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है ना, पुराने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना गुना हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट कहता है। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा जा रहा है इसके बारे में कि डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ दिस के इंटू ए वेक्टर इज, कह रहा है सेम होगा as that of a vector if k is greater than 0। हमारा क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर, जो नया वाला वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन सेम होगा जो कि ये वेक्टर का, यदि के पॉजिटिव है तब। ओके, और कह रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर इज अपोजिट इफ के इज क्या, नेगेटिव। समझ आ रहा है, एग्जाम्पल समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि यहां पर एक वेक्टर है ए, ठीक, तो 5 इंटू ए एक नया वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है आपको, 5 इंटू ए क्या होगा, एक नया वेक्टर होगा, है ना। ये क्या है, एक वेक्टर है whose मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इज व्हाट, 5 टाइम्स दी ए वेक्टर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 5 गुना मैग्नीट्यूड इसका होने वाला है। ठीक है, और कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ 5a वेक्टर जो होने वाला है वो बिल्कुल सेम होने वाला है किसके, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के, क्योंकि यहां पर 5 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर कहता है इसमें अगर कोई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल -3a का कह दिया आपको, तो कह रहा है कि ये भी एक नया वेक्टर होगा, है ना, दिस काइंड ऑफ व्हाट, वेक्टर whose magnitude is 3 टाइम्स, -3 टाइम नहीं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, देखिए यहां पर मोड लगा हुआ है ना, तो कह रहा है 3 टाइम्स दी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड जो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन इज OPPOSIT, ऑपोजिट टू ए वेक्टर। समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, होता यहां ये है कि जब भी आप वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो स्केलर देख रहे हो ना, ये न्यूमेरल पार्ट, साइन छोड़ो, ये न्यूमेरल पार्ट, ये न्यूमेरल बताता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना गुना हो जाएगा, और ये साइन बताता है कि वो वेक्टर अपना डायरेक्शन पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ प्लस साइन से गुना हुआ है मतलब ये डायरेक्शन अपना पलटी नहीं मारेगा, जो 5a का डायरेक्शन होगा वही 5a का डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड 5 गुना हो जाएगा, इसका ये मीनिंग है, राइट। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है, माइनस साइन बता रहा है कि जो नया वेक्टर बनेगा वो डेफिनेटली ए वेक्टर का पलटी मारा हुआ डायरेक्शन होगा, मतलब नया वेक्टर क्या होगा, पलटी मार चुका होगा, और साथ में मैग्नीट्यूड भी 3 गुना हो गया होगा। अगर कोई कहे आपसे कि 8a का मतलब क्या है, तो 8a का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से 8 गुना हो गया है और डायरेक्शन सेम टू सेम है, पलटी नहीं मारा है। और कोई कहे -7a का क्या मतलब है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड
ओके सॉरी -7a का जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 7 गुना हो चुका है और साथ में इसका डायरेक्शन भी पलट चुका है। समझ में आपको? मतलब कि अगर आप कोई पूछे कि ए वेक्टर इतना बड़ा है, ठीक, तो आप बताओ 2a वेक्टर कैसा होगा? तो 2a वेक्टर ठीक इसका डबल होगा। समझ में आपको? अच्छा, कोई आपसे पूछे अगर b वेक्टर ऐसा है, ओके ऐसा है b वेक्टर, तो -3b वेक्टर कैसा होगा भैया? तो जो भी वेक्टर होगा वो इसके लंबाई का ठीक 3 गुना लंबाई का होगा, ठीक, और साथ में इसका डायरेक्शन पलट चुका होगा, मतलब ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना यही मतलब है कि अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है वेक्टर का, नेगेटिव से करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जितना इसका नॉमिनल पार्ट होगा उतना गुना उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है। ओके, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक और खास बात, यहां देखिए, ये ए वेक्टर है और 2a वेक्टर है, ये दोनों क्या हो गए? आपस डायरेक्शन सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। यस और नो? ये भी आपस में क्या है? पैरेलल ही है। यानी हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हमेशा ही क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। समझ में आया? एक वेक्टर और समथिंग गुना, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आप बेसिक फिजिक्स 11th क्लास में भी बेसिक इसके बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, फिर भी एक बार रिकॉल हो रहा है, समझिए, फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इस पर, है ना। चलिए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझने से पहले हमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए बेस वेक्टर के बारे में। ठीक है, बेस वेक्टर क्या होता है बताइए? कहता है क्या चीज कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ, जिसको हम ऐसे शो कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे दिखाते हैं? आपको पता है, आई कैप से। ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको दिखाते हैं हम लोग जे कैप से, और जेड की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम दिखाते हैं के कैप से। ठीक है, तो ये जो तीनों यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना, ये डायरेक्शन का नाम है, समझ लीजिए बस। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? डायरेक्शन का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि ये आपका पूरब है, या आपका उत्तर है, या आपका पश्चिम है, या आपका दक्षिण है, उसी तरह से एक्स एक्सिस की तरफ का दिशा का नाम क्या है? आई कैप। और मालूम यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, राइट। ओके, जे कैप क्या है? तो वाई डायरेक्शन का वेक्टर, वाई डायरेक्शन, है ना। और के कैप क्या चीज है? तो जेड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है के कैप। सो दिस आई, जे एंड के कैप को कहा जाता है बेस वेक्टर्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बेस वेक्टर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सुनिएगा ध्यान से। कहता है क्या, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक वेक्टर है, कोई भी नाम है इसका ओ और ए। ठीक है, कह रहा है इस जो पॉइंट तक पॉइंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स, वाई। फिलहाल हम 2 ही ले रहे हैं, 3 के लिए आप एक्सटेंड कर देंगे उसको। चलिए देखिए ध्यान से, तो अगर ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो होने वाला, कितना होने वाला है? एक्स होने वाला है। समझ आया आपको? अच्छा, और यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होने वाला है वो क्या होने वाला है? वाई होने वाला है। आपको आ रहा है समझ? ओके, इधर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का नाम क्या है? आई कैप, और इधर के डायरेक्शन का नाम क्या है? जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। अगर आप इस चीज को, इसको एक नाम दे दो, फॉर एग्जांपल बी नाम है, तो इसको एक वेक्टर इमेजिन करो, ओ बी वेक्टर। ठीक, इसको आप एक वेक्टर इमेजिन करो, बी ए वेक्टर। ठीक है, तो आप बताओ जरा ओ ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट, तो थोड़ा मिटाओ साफ रहेगा, ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। यस और नो? ओ ए वेक्टर को क्या लिखा सकता है?
सम ऑफ टू वेक्टर की फॉर्म में OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, राइट। अच्छा अब सुनिए OB वेक्टर क्या लिखा सकता है, तो OB वेक्टर, वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो आप बताओ ये x कोऑर्डिनेट है तो इस वेक्टर का लंबाई कितना होगा x, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ x, ओके, और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ तो i कैप। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दिया जाए तो ये OB वेक्टर निकल जाएगा कि निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, गुड। तो देखिए आंसर, मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन कर दिया हमने x i कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये OB वेक्टर हो गया। अच्छा प्लस ये देखिए BA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है y और एक किस डायरेक्शन में है तो j कैप की डायरेक्शन में, तो y इनटू क्या कर दिया हमने j कैप। आप देखो ध्यान से, ये जो आपका OA वेक्टर था ना, ये क्या हो गया बेस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये क्या हो गया OA वेक्टर, क्या चीज एक्सप्रेस्ड है ना, इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ बेस वेक्टर्स। समझ में आया? तो कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यदि किसी वेक्टर को बेस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए, है ना, किसी भी वेक्टर को अगर बेस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो उस एक्सप्रेशन में जो पार्ट होंगे, इस वेक्टर के जो पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ क्या वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है? मतलब जब हम किसी भी वेक्टर को ओके बेस वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस वेक्टर का जो पार्ट बनेगा ना, दैट टू पार्ट्स आर कॉल्ड व्हाट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है? मतलब कंपोनेंट वेक्टर के कंपोनेंट लिखने का मतलब होता है किसी वेक्टर को बेस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। समझ में आया? किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिखने का मतलब क्या है, किसी वेक्टर को बेस वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, गुड। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर इसमें कोऑर्डिनेट z भी होता तो आप इसी को एक्सटेंड करते कहां तक, प्लस z इंटू k कैप। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों क्या कहलाता, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता। समझ में आ रहा है? आपको वेक्टर का कंपोनेंट लिखने आ रहा है कैसे, है ना? देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4, ओके, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, आपसे कोई पूछे कि भैया OA वेक्टर कैसे लिखोगे, तो आप देखो जरा ध्यान से, OA वेक्टर लिखने के लिए क्या, OA वेक्टर क्या चीज है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये वेक्टर कितना, तो 3, इसका लंबाई कितना है 3, और किस दिशा में है तो i कैप की दिशा में है, प्लस, ठीक है, और ये वेक्टर कितना है, लंबाई कितना इसका 4, और किस दिशा में है y कैप की, j कैप की दिशा में है। दिखाई दे रहा है आपको, ये j कैप और ये i कैप, तो 4 इंटू क्या j कैप। ठीक है, तो ये दोनों कहलाएंगे क्या चीज, कंपोनेंट्स ऑफ OA वेक्टर। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री होते हैं। ओके, इसलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। आया समझ में? वेक्टर का कंपोनेंट क्या मतलब क्या हुआ, वेक्टर को i कैप j कैप की फॉर्म में क्या कर देना, तोड़ देना, एक्सप्रेस कर देना। देखिए ना, 2 पार्ट में टूट गया कि नहीं टूट गया, उसी तरह से ये 3 पार्ट में टूट गया कि नहीं टूट गया, बिल्कुल टूट गया, है ना। ये यहाँ पे है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लेते हैं। इसमें एक टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कहता है क्या चीज, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस वेक्टर्स। ओके, बेस वेक्टर्स, ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या चीज कि अगर कोई वेक्टर a है, OA वेक्टर है मान लीजिए, और ये कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करा हुआ है x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, आप ध्यान दो, अगर मान लो कि ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक, तो ध्यान से देखना, ये O वेक्टर है, ये O पॉइंट है, ये वाला A पॉइंट है, ये अगर x, y है, ठीक है, तो आप इस OA वेक्टर को कैसे लिखते हैं, OA वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में, तो आप कहते हैं सर ये वाला जो वेक्टर होगा ना, इसका लंबाई x है और इसका दिशा i कैप है, तो x इंटू i कैप ये वाला वेक्टर हुआ, और प्लस इसका लंबाई y है और इसका दिशा j कैप है, तो ये वाला वेक्टर हुआ, है ना। और इस कारण से इसको लिखा जाएगा x i कैप प्लस y वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर और प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या, OA वेक्टर। ये तो चलिए ओके। अब कोई कहे
कि आपको OA का मैग्नीट्यूड बताना है, कैसे निकालोगे? तो आप इस फिगर को ध्यान से देखो, OA में क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो A का लंबाई कैसे निकाला जाएगा? तो वो निकाला जाएगा, देखो ध्यान से, ये x वाले का लंबाई का स्क्वायर प्लस ये y वाले लंबाई का स्क्वायर। ये तो हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने x कंपोनेंट, इसको कहते हैं, यस इसको कहते हैं आई कैप के सामने जो रहता है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग, x कंपोनेंट ऑफ क्या, वेक्टर। क्यों इसको x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं? क्योंकि ये कंपोनेंट x के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए। अच्छा, ये कहलाता है क्या चीज आपका, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्यों इसको y कंपोनेंट कह रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये y एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, y कंपोनेंट। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते समय किसी ने x कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया है प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया है। अगर मान लो इसमें एक तीसरा पॉइंट भी होता z एक्सिस वाला, तो इसमें एक और वेक्टर ऐड होता, क्या, z इंटू क्या जी, k, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता? तो आप कहते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस तरह से। तो आपने क्या किया, यहाँ पर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्या चीज, z कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया। इससे क्या निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, चलिए इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, आपको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कहता है a वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, ये कोई वेक्टर है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है 3, y कंपोनेंट कितना है 2 और z कंपोनेंट कितना है इसका 8। आया समझ? कहता है क्या चीज कि आपको निकालना है a कैप वेक्टर। a कैप वेक्टर क्या होता है? ये होता है वेक्टर, होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना। इसका यूज है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का अंदर क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, तो उससे मैग्नीट्यूड निकलता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमको निकालने आ गया कि वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। चलिए सवाल देखिए क्या कर रहा है, एग्जाम्पल शुरू हो गया आपका। कहता है एक वेक्टर है a 3i कैप 2j कैप 8k कैप, कहता है इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका तो हम सीखे थे कि सर यूनिट वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर डिवाइड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, मतलब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये तो बेसिक आप जानते हैं, है ना। चलिए, सो a कैप निकल रहा है, देखिए ध्यान से, a वेक्टर तो ये पूरा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या 8k कैप। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड में रखे हुए हैं क्योंकि आप हमको मालूम है कि आप इसे ध्यान से। चलिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी निकालना सीखे हैं क्या चीज कि सर आपने सिखाया कि जो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है उसका आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। यस और नो? चलिए देखिए, तो ए कैप क्या निकल रहा है, यहाँ देखिए, ये 3 डिवाइडेड बाई, ये देखिए क्या हो रहा है, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 और 13 और 64 कितना हो जाएगा बताओ जरा। दिस विल बी 77, सो इट्स बी 77। तो 3 रूट 77 और यहाँ पर क्या चीज आई कैप, ओके, प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 77 जे कैप प्लस 8 डिवाइड बाई रूट 77 k कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग क्या चीज ए वेक्टर। आप देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के निश्चित ही बना जाएगा। और कोई कहे ए कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 9/77, 4/77, 13/77 और यहाँ 64/77, मतलब 77/77। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इससे क्या हो गया, आपको यूनिट वेक्टर आपको निकालने आ गया किसी भी वेक्टर का। चलिए बहुत अच्छा, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास अगला सवाल है, कहता है क्या चीज कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 15। एक वेक्टर ऐसा निकालना जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 15 हो, और कहता है वो किधर हो,
तो कहता है along the vector this one। अच्छा, मतलब इस वेक्टर के along एक नया वेक्टर फाइंड करना, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल एक नया वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, हमको एक वेक्टर निकालना है, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मान लो निकालना है, जिसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक, अच्छा, और ये बी वेक्टर किसके अलॉन्ग होना चाहिए, ये बी वेक्टर अलॉन्ग होना चाहिए वो गिवन वेक्टर है उसके, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये ए वेक्टर मान लो। मतलब बी वेक्टर ए वेक्टर के अलॉन्ग होना चाहिए और साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अब सुनो जरा ध्यान से, बी वेक्टर निकालने के लिए हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। ठीक, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 15 दे रखा है क्वेश्चन में, है कि नहीं? ये बी वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाए तो काम बन जाएगा। बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप सोच के देखिए, अगर बी वेक्टर गिवन वेक्टर के अलॉन्ग है, इसका मतलब है कि गिवन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, वही बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यस और नो, राइट? यानी कि बी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जिसको कहते हैं हम लोग ए कैप, वही बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक, तो बी वेक्टर का आंसर निकलने वाला है बी वेक्टर इज इक्वल टू 15 इंटू ए कैप, मतलब ए कैप निकालो और 15 से उसमें गुना कर दो। चलिए ठीक है, ए कैप कैसे निकलेगा बताइए? तो ए कैप निकालने का तरीका होगा, यहीं पे निकाल देते हैं, 15 इंटू, देखो ध्यान से, ए कैप निकालने का तरीका होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, अभी निकाल रहे हैं हम लोग, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना आ रहा है, 15 इंटू ए वेक्टर कितना है, तो वो है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, चलिए, डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो इसे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंदर रूट कर देंगे। तो बताओ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस इसका है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, 4, 8 और एक 9, मतलब रूट अंडर करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये आ रहा है, यहां से देखना जरा, बी वेक्टर बराबर आ रहा है 15 इंटू, ये देखो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू कितना है, 3। अब इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो बी वेक्टर बराबर आ गया 5 एकम 5 आई कैप, ओके, माइनस 5 दूनी का 10 जे कैप और प्लस 10 कितना, ये आपका बी वेक्टर आ गया। किया क्या हमने, सुनना ध्यान से, हमको बी वेक्टर निकालना था और कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड 15 होना चाहिए और ये इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो वो ए के अलॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी का बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 15 दे रखा है, बी का डायरेक्शन कैसे आएगा, है ना? सोचने पड़ गए हम लोग, मालूम चला अच्छा बी वेक्टर तो ए के अलॉन्ग ही दिया हुआ है, यानी कि अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लें तो वही तो बी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, बस उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ए का कैप ने बी को डायरेक्शन दे दिया और 15 से हमने गुना कर दिया, उससे क्या निकल गया, वेक्टर निकल गया। एकदम साधारण है ना? आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है द पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर के बारे में कह रहा है कि किसी वेक्टर के पोजीशन को बताने वाला, किसी पॉइंट के पोजीशन को दर्शाने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहां से ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और इस पर एक पॉइंट दे रखा है P नाम का, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y, z। ठीक है बबुआ, कहता है क्या चीज, इस पोजीशन को इंडिकेट करने वाला वेक्टर, मतलब ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दो, है ना? यही पोजीशन को ये वाला वेक्टर कह रहा है कि अच्छा ये जो पॉइंट है वो इस दिशा में और इतनी दूरी तक ये पॉइंट, इतनी दूरी पर ये पॉइंट है, मतलब ये एक वेक्टर ऐसा है, ठीक, जो आपको बता रहा है कि यहां से इस दिशा में जाओ, अच्छा इस दिशा में चलना है और इतना दूर चलो,
यहां से लेकर यहां तक चलो, आप P पॉइंट तक पहुंच जाओगे। यस, इसका मतलब यही वो वेक्टर है जो इस पोजीशन को अच्छे से दर्शा पाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर के बारे में डिफाइन किया जा सकता है कि अच्छा सर, मतलब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है ना, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? एनी वेक्टर, है ना, दैट joins origin to a given point, to a given point, किसी गिवन पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? जो ओरिजिन से किसी गिवन पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर है ना, इज कॉल्ड, क्या चीज? बोलिए बोलिए, पोजीशन वेक्टर। इसको लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और आपको आता है कंपोनेंट लिखने आता है तो पोजीशन वेक्टर भी लिखने आ जाएगा ना। इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली छोटा r से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो इसको OP से भी इंडिकेट कर सकते हो, बट फैशन है ना, कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? r से। तो r क्या है? r है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और ये बराबर लिखा जाएगा। आपको मालूम है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z दिया है तो कंपोनेंट के हिसाब से r वेक्टर जो आएगा वो आएगा x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। और कोई पूछे डिस्टेंस कितना है तो आप क्या बताओगे? अंडर रूट। कोई पूछे ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है तो आप बताओगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या? जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कहलाया? पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को, याद रखिए, पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट का होता है। ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ज्वाइन करने से क्या होता है? ये जो वेक्टर होता है ना, इस पॉइंट को का पूरा पूरा एड्रेस प्रोवाइड करता है कि इस दिशा में जाओ और इतना दूर जाओ तो इस पॉइंट पहुंच जाओ, है ना। तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा हुआ है हम लोग? क्या नाम रखे हम लोग? पोजीशन वेक्टर नाम रखे हैं। एक और उदाहरण देखिएगा यहाँ पर, इसके बारे में एक और दूसरा पॉइंट कहा जाता है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है क्या चीज? B। ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है छोटा a और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है छोटा b। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया? किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सुनिएगा, कोई आपसे कहे कि हमको जरा AB वेक्टर निकाल के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर्स। क्या निकालना है हमको? AB वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के टर्म में। तो AB वेक्टर कैसा होगा? देखिए ध्यान से। AB वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर को हम लोग AB वेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर AB वेक्टर निकालना है तो इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो आप, है ना। आप क्या लगाओगे? देखो ध्यान से, A वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? B वेक्टर बोलोगे ना। ये सब अच्छा, तो जरा ध्यान दो, AB वेक्टर क्या आया? ये वेक्टर आया B वेक्टर और माइनस ये वाला उधर चला जाएगा A वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आप देखो जरा ध्यान से क्या हुआ। AB वेक्टर बराबर क्या हुआ? B क्या चीज था? तो B था पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस B पॉइंट। मतलब उसको लिख सकते हैं क्या चीज कि अच्छा सर, पोजीशन B जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B है और माइनस A क्या है? तो आप कहोगे सर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या? A है। ठीक है, अच्छा एक और खास बात ध्यान देना इसमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ B का मतलब B पॉइंट कौन सा पॉइंट है? टर्मिनल पॉइंट है ना, अंतिम पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। मतलब ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बोल सकते हो? फाइनल पॉइंट माइनस क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? इनिशियल पॉइंट। ध्यान रहेगा ना। अच्छा सर, ये तो बड़ा काम का बात बता दिए हैं आप
कि जब भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करने वाला आपको वेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलते हो, फाइनल पोजीशन माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है ना? मतलब ए बी वेक्टर निकालना हो तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देना, वो क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखा है x2, कितना, y2। तो आप बताओ जरा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप होगा। ठीक, अच्छा उसी तरह से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखोगे, वो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बोलिए लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा भैया, है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो आप बताइए जरा यहां पर इसके हिसाब से ए बी वेक्टर क्या आ गया? तो आप लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट लिखना है, मतलब ये वाला, मतलब हम लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अच्छा ठीक है, और माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चीज, इनिशियल पॉइंट का। तो जरा आप पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट को माइनस करो, तो ये माइनस करना है इसमें से x1 i कैप प्लस y1 j कैप। घटाओ जरा। तो देखने से लग रहा है कि ये भी वेक्टर निकल के आया क्या चीज, x2 माइनस x1 में i कैप लगा दो प्लस y2 माइनस y1 में क्या लगा दो, j कैप लगा दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लग रहा है, कह रहा है क्या चीज कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए बी के फॉर्म में तो आप क्या करना है, ए बी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट कर देना। और अगर ये पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 पॉइंट के, अब तब कहे कि ये वाला वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करना, देखो हुआ क्या है, ये x2 में से x1 घटा दिया है किसी ने, हाँ मतलब फाइनल वाला x कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाला x कोऑर्डिनेट घटा कर क्या लगा दोगे, i कैप। अच्छा, और फाइनल वाले y कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाला y कोऑर्डिनेट हटाए क्या लगा दोगे, j कैप। तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो। यानी कि पोजीशन वेक्टर चीज सीखने से बड़ा काम का चीज निकल के सामने है। और कोई पूछे आपसे कि सर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे यहां पर, y2 माइनस y1 है क्या चीज, होल स्क्वायर। और देखो तो जरा ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, याद करो अपना 10th क्लास है ना, या फिर 10th छोड़ो 11th ही याद कर लो ना, 11th में डिस्टेंस फॉर्मूला था ना। ओके, क्या था वो, 2 पॉइंट ज्वाइन करना क्या कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका क्या चीज, अंडर रूट। ठीक, मतलब एक काम का बात हमको समझ में आया। अगर उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट है 5,6 और एक पॉइंट है 8,9, ठीक है, और कोई कहे हमको ना ये वाला वेक्टर निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर कैसे निकलेगा, या तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 5i कैप प्लस 6j कैप होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखा है 8,9 तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 8i कैप प्लस कितना 9j कैप। और पोजीशन वेक्टर आ गया, दोनों घटा के लिख दो। या फिर दूसरा तरीका है, सेम काम ही होना है, आप क्या करो, फाइनल वाले पॉइंट में से इनिशियल घटाओ, तो 5 में से 8 गया -3 और इसमें i कैप लगा दो। ठीक, और फाइनल y में से इनिशियल y घटाओ, -3 क्या आएगा, j कैप आएगा। ये आपका, अगर ये a पॉइंट है ये b पॉइंट है तो ba वेक्टर इतना आएगा। समझ में आ गया? और बी वेक्टर को ऐसे निकालने का तरीका क्या होता, तो आप कहते सर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो आप घटाओगे जरा पोजीशन वेक्टर को तो भी तो उतना ही आएगा ना, 5 - 8 = -3। तो असल में जब आप इनको घटाते हो तो अल्टीमेटली क्या घटाते हो, कोऑर्डिनेट्स ही तो घटाते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको वेक्टर लिखना है फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा करके आई कैप जे कैप लगा देना है, उससे क्या हो जाएगा, वेक्टर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर इसके लिए हम लोग सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एकदम साधारण सवाल लिया गया है ना, बस प्रैक्टिस के लिए है ना। कहता है क्या चीज कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है
एलोंग, जो कि किसके एलोंग है, ए बी वेक्टर के एलोंग है। और ए वेक्टर कौन सा होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई ए पॉइंट हो और यहाँ पे कोई बी पॉइंट हो और इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो, ए वेक्टर। कहता है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, 3, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 5, कितना 6, ये दे रखा है। ठीक है, आपसे कहता है कि यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी के एलोंग, तो ए बी के एलोंग यूनिट वेक्टर तब निकलेगा पहले ए बी वेक्टर निकलेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे ए बी वेक्टर को बताइए। तो ए बी वेक्टर निकालने का तरीका है फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट से कोऑर्डिनेट घटाओ और आई कैप जे कैप के कैप लगा दो। तो फाइनल वाला है 4 - 1 दैट इज 3 आई कैप। ठीक, उसी तरह से आप लिख लो, रिवीजन करना ठीक रहेगा। 4 - 1 इंटू क्या कर दोगे आई कैप। ठीक, उसी तरह से फाइनल क्या है 5 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्लस 5 - 2 इंटू क्या लगाओगे जे कैप प्लस, और 6 - 3 इंटू क्या लिखोगे आप, ठीक है। क्या किए हम लोग यहाँ किए है पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या फिर फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, है ना। सेम टू सेम आना है। क्या आएगा बताइए जरा, ये आ रहा है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और पोजीशन वेक्टर निकालते तो भी तो बात एक ही था। अगर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6, इसका मतलब इस पॉइंट कहीं यहाँ पर ओरिजिन रहा होगा, तो इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोल रहे हैं, वो कितना होगा, वो होगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। समझ आ रहा है आपको। और ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो ए वेक्टर होगा, उस ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा कितना होगा, वो होगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखो तो दोनों घटा करके फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटाओ, तो 4 में से 1 जाएगा तो 4 - 1 आई कैप आएगा। सेम टू सेम काम हो रहा है ना। तो कितना पापड़ क्यों बेले, डायरेक्ट हम पॉइंट को ही घटा के नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका कैसे आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। अब ए बी वेक्टर का के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है कि ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर जो ए बी कैप होता है वो निकाला जाता है भैया ए बी वेक्टर डिवाइड बाई उसी ए बी वेक्टर का क्या चीज, मैग्नीट्यूड। तो आप बताओ ए वेक्टर कितना है, तो वो है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड डिवाइडेड बाई, ठीक। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो अभी बताया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, वेक्टर का आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, कितना आ रहा है बताइए, ये आ गया 3 आई कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप, आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइडेड बाई, यहां देखना ये है 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइड बाई 3√3, 3 से 3 कट गया, आंसर आएगा आई कैप बटा √3 प्लस जे कैप बटा √3 प्लस के कैप बटा क्या √3। ये क्या आया, ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आया। समझ में आया, एकदम आसान चीज है ना। आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, इसको हम आराम से पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट 3D में भी बहुत इस्तेमाल होने वाला और वेक्टर में तो इस्तेमाल होगा ही होगा। प्लेन वगैरह में नॉर्मल का इक्वेशन लिखने में बहुत जगह इस डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का उपयोग होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है। चलिए यहाँ देखिए, हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। फिलहाल ये एक्सिस हम मिटा रहे हैं, ये जेड एक्सिस की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से ऐसे। हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा रखिएगा। और ये जो वेक्टर है ना ब्लू वाला, ये वेक्टर कहीं बीच में ऐसे निकला हुआ है यहाँ से, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ये कुछ एंगल जेड एक्स के साथ बनाया होगा, कुछ एंगल एक्स के साथ बनाया होगा, कुछ एंगल वाई के साथ बनाया होगा, ऐसा तिरछा बीच में कहीं निकला हुआ है। मान लीजिए 3 एक्सिस है आपके सामने में, तो ये मान लो जेड एक्सिस,
वाई एक्सिस एक्सिस इस तरह से है, तो बीच में कहीं इस तरह से निकला हुआ, इसके इस एक्सिस के साथ कुछ एंगल है, इसके साथ कुछ एंगल है और इसके साथ कुछ एंगल है, तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल है। मान लीजिए उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखो जेड एक्सिस बाहर की तरफ और ये वाला जो ब्लू वाला वेक्टर है ये कहीं बीच में है, जो तीनों के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाया हुआ, एंगल बनाया हुआ। अब बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला वेक्टर का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, मान लो ये आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने सिखाए आर वेक्टर बराबर लिखा जाएगा एक्स आई कैप, ठीक, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमने क्या लिख दिया, वेक्टर लिख दिया। अब कह रहा है क्या चीज कि इस वेक्टर में, किसी भी गिवन वेक्टर में ये वाला जो x और ये वाला y और ये वाला z होता है ना, इन्हीं तीनों नंबर्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियोज। बड़ा साधारण है, अरे सर ये तो बड़ा इजी है ना, कोई वेक्टर a है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप, इस तरह से, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज लिखा जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बराबर होगा 3, 4, -8। आगे साधारण है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, जो x, y और z देख रहे हैं ना आप, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ये तो बड़ा अच्छे से, बड़े आराम से आप पहचान लेंगे। अच्छा, मेन आता है डायरेक्शन कोसाइन पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज है। चलो यहां देखना जरा, मान लो ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रखा है। कितना एंगल बना रखा है, एक्स के साथ अल्फा एंगल। वाई एक्सिस के साथ जो इसने एंगल बनाया है वो बीटा बना रखा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है ना, जो ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है, ये वाला एंगल, इसके साथ ये मान लो गामा एंगल बना रखा है, ठीक है। और डेफिनेटली इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका लंबाई जो है वो लंबाई कितना होने वाला है, आर का मॉड कितना होने वाला है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। आप बात जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कहता है क्या चीज कि कोई भी वेक्टर x एक्सिस से जितना एंगल बनाया हो, y के साथ जितना बनाया हो, z के साथ जितना एंगल बनाया हो, उस एंगल्स का कोसाइन उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। मतलब यहां पर आपसे कोई पूछे कि कॉस अल्फा बता दो आप, कॉस बीटा बता दो आप, और कॉस गामा बता दो आप, इन्हीं तीनों को कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। जहां अल्फा क्या है, जहां अल्फा है, ब्लैक से लिखिए, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड क्या, एक्स एक्सिस, ठीक। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन, बोलिए बोलिए, वेक्टर एंड वाई एक्सिस। और गामा क्या चीज है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तो कह रहा है इसी तीनों एंगल का अगर आप कॉस लोगे ना, तो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ठीक। अब सवाल उठता है कि ये वाला जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकलेगा कैसे। आप सुनो ध्यान से, आप एक काम करो, इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल गौर से देखो। इसमें क्या है, अगर आपको कोई कहे कॉस अल्फा लिख के दिखाओ, तो आप कॉस अल्फा क्या लिखोगे, कॉस अल्फा लिखोगे बेस बटा हाइपोटेनस लिखोगे ना। आप बताओ इस ट्रायंगल का बेस कितना है, तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो तो एक्स एक्सिस के बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो क्या कहलाएगा, बेस क्या कहलाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो ये वाला है। अच्छा, मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यस और नो, है ना। अच्छा, उसी तरह से देखो ध्यान से, हुआ क्या, ये वाला जो चीज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर कितना है, साथ डिवाइड बाय इस वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक। अच्छा, कोई आपसे कहे कि कॉस बीटा लिख के दिखाना जरा,
तो कॉस बीटा के लिए क्या करना होगा, ऊपर में ट्रायंगल बनाना होगा। आप देखो ध्यान से, हम यहाँ एक ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना। अब इस ट्रायंगल को गौर से देखो, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है बीटा, है ना, ये वाला एंगल है ना बीटा जी, राइट। तो अब बताओ इस ट्रायंगल में कॉस कैसे लिखोगे, तो आप वही चीज बेस और बटा हाइपोटेनस। तो बेस कितना होने वाला है, तो बेस तो है इसका जो y एक्सिस का हाइट है ना, तो आप क्या लिखोगे, बेस की जगह पर लिखोगे y डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो ये वाला रहेगा अंडर रूट क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। कोई आपसे पूछे कि भैया कॉस गामा कैसे निकालोगे आप, सेम टू सेम, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में आपको दिक्कत हो सकता है बट आप मैनेज करना। आप बताओ अगर ये वेक्टर यहां से ये वेक्टर यहां नहीं है, वेक्टर बाहर है ऐसे, ओके, तो इस ये वाला एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा कैसे लिखा गया है, तो बेस बटा ये वाला हाइपोटेनस, उसी तरह से बेस बटा ये वाला हाइपोटेनस, ठीक उसी तरह से ये कैसे निकालेंगे, तो बेस बटा ये वाला हाइपोटेनस, राइट और रॉन्ग। तो बेस तो वही होता है, मतलब जितना एक्सिस पर आप मूव किए वही आपका बेस होगा, तो आपका बेस कितना होने वाला है, फिर से वही जेड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो यही रहेगा अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर। दिखाई दिए, यही तीनों कहलाएंगे क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन निकालने आएगा आपको, कैसे निकालेंगे, अगर पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके, फिर y कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फिर z कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। गुड, मतलब किस कोई वेक्टर अगर दिया हो और इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, पहला क्या होगा, x डिवाइड बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग, गुड। y दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, y के लॉन्ग वाला, वो निकलेगा y डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस ये वाला तीसरा कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो जेड के लॉन्ग होगा, वो निकलेगा जेड डिवाइड बाय अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फैशन में इसको एल से इंडिकेट किया जाता है, इसको एम से, छोटा एम से, और इसको एम से। आपकी मर्जी, आप बदल भी सकते हो, ठीक है ना। गुड। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहां पर, आपसे कोई कहता कि भैया आप जरा आर कैप लिख के दिखाना, इसमें इस वेक्टर में आर कैप लिख के दिखाना, तो जब आप इसमें आर कैप लिखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स को डिवाइड करना होगा इसके पूरे मैग्नीट्यूड से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, इंटू आई कैप हो जाएगा, प्लस वाई वेक्टर के नीचे भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। एक्चुअली इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसा ही दिखाई देगा ना, इसकी सूरत तो ऐसा ही नजर आएगी, बोलो बोलो। और यहां पर दिखाई देगा जेड के कैप डिवाइडेड बाई कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा आपने, ये लिखा आपने यूनिट वेक्टर। यानी कि देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना है यहां पर कि किसी वेक्टर के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लिख दिया जाए ना, किसी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख दिया जाए, तो उसमें आई कैप के सामने वाला, जे कैप के सामने वाला और के कैप के सामने वाला ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। यस और नो, मतलब ये क्या है, यही आपका कॉस अल्फा है, यही आपका क्या कॉस बीटा है, और यही आपका क्या कॉस गामा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। कोई अगर वेक्टर दिया है तो आप क्या करना, वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेना, और उसका आई कैप जे कैप कोएफिशिएंट जो दिखाई देगा आपको, वो क्या होने वाला होगा, डेफिनेटली डायरेक्शन कोसाइन होने वाला होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है, एक रिलेशन होता है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना है ना। इसको कहीं नोट बना के लिख लो, यहीं पर हम नोट बना के लिखवा देते हैं कि जो कभी भी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर्स का सम प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू याद रखना हमेशा ही 1 होता है। और इस बात को विजुअलाइज करने आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगा। देखिए ध्यान से कैसे,
आप इसका स्क्वायर करो तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर डिवाइड बाई रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर आएगा डेफिनेटली, इसको करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये पूरा स्क्वायर रूट हट करके, है ना, प्लस यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ये पूरा स्क्वायर रूट हट के, और प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ये पूरा। मतलब इस सब के नीचे में क्या रहने वाला है, इस सब के नीचे रहने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितने बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा इन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू में से कितना आएगा, 1 आएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ध्यान रखिए इस बात को। ये बात बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है इसको विजुलाइज करना, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट्स है, तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट था, तो मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। असल में ये भगवान, असल में आप अगर ये काम करो तो आप कर क्या रहे हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, और 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 2 बेसिक सवाल। कहता है पहला, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर दिस वन। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कितना एंगल बनाया है उसका कॉस। तो अब फोटो बनाकर उतना ड्रॉ करने लाएंगे तो आपका समय बहुत वेस्ट होगा, है ना। तरीका क्या है, सबसे पहले आप सोचो जरा इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हैं -2, -1, -5। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, एकदम सिंपल, -2 डिवाइडेड बाई पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, और -5 का क्या स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा आपका, एक डायरेक्शन कोसाइन हो गया। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई वही ये वाला चीज यहाँ पर अंडर रूट ऑफ दिस वन, और फिर -5 डिवाइड बाई क्या, अंडर रूट ऑफ दैट वन। ठीक, कितना आ रहा है वैसे, तो डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं इसके -2 डिवाइड बाई कितना है, देखो तो ध्यान से, 25 और 4 29 और 29 है 30, मतलब √30, कॉमा ये कितना है 1 डिवाइड बाई √30 एंड -5 डिवाइड बाई कितना √30। दिस इज योर क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर भी निकालते हैं तो भी इतना ही आता है ना। कैसे, क्योंकि आप इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो यही काम करते हैं, -2 का ये वाला चीज यहाँ था √30, तो यही सेम चीज इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट, सेम टू सेम ही तो आता। यस और नो। तो डायरेक्शन रेशियो अगर आपको मालूम है तो उसको क्या करेंगे, उसका अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले डायरेक्शन का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो और डायरेक्शन रेशियोज में ही डिवाइड कर दो। मतलब डायरेक्शन रेशियोज को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, एकदम साधारण था। चलिए अगला सवाल कह रहा है क्या चीज, कहता है कि यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है 1, 2, -3, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट दे रखा है -1, -2, -1। कहता है क्या कि डायरेक्शन रेशियो निकालना है ए बी वेक्टर का। तो आप बताओ ए बी वेक्टर कैसा होगा। तो ए बी वेक्टर होगा ए से बी तक ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ओहो, ठीक है बाबूआ। चलिए आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो भी वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप बनने वाला होगा वही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो वेक्टर का आई कैप जे कैप कैसे निकलता है, तो आप कहते हैं वेक्टर कैसे, दो पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर कैसे निकलता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसा नो, तो आप जरा देखो तो ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, -1 -1, तो कितना आएगा -2 आई कैप। और आई कैप के आगे वाला ही क्या होने वाला है, डायरेक्शन रेशियोज होने वाले। यस, मतलब -2, है ना। उसी तरह से यहां दूसरा जे कैप कैसे लिखा जाता है,
y2 माइनस y1, ठीक है। तो -2 ये आ जाएगा -4 कैप, और यही दूसरा वाला डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा -4। यस और नो, है ना, गुड। कॉमा तीसरा वेक्टर, तीसरा पॉइंट कैसे लिखते हैं वेक्टर का, जे कैप कैसे, के कैप कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे Z2 माइनस Z1 के कैप, ऐसे लिखते हैं ना जी। तो Z2 माइनस Z1 मतलब 1 -3, मतलब 3 प्लस हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा +4 के कैप, यानी कि इसका जो तीसरा डायरेक्शन रेशियो देने वाला है वो 4 होने वाला है, ठीक है। बहुत साधारण। तो आप काम करो, वेक्टर लिखो, और वेक्टर का ये आई कैप के सामने देख लो, जे कैप के सामने देख लो, के कैप के सामने देख लो, वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझ में आया बात आपको। इससे भी साधारण आपको वेक्टर भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डायरेक्शन रेशियो अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, सीधा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट्स इट। समझ में आ रहा ना। मतलब ध्यान रखना है कि यहां पर अगर कोई पॉइंट A है और कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, और यहां पे कोऑर्डिनेट B है, पॉइंट B है, कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक। तो यहां से इधर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज आप डायरेक्ट लिख पाओगे, जानते हो कितना, सीधा x2 माइनस x1, समझ में आया। उसके बाद y2 माइनस y1, क्यों 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 क्यों, क्योंकि जब आप वेक्टर बनाओगे तो x2 माइनस x1 में ही तो i कैप लगाओगे, और जिसमें i कैप लगाओगे वही तो होता है डायरेक्शन रेशियोज भैया, राइट और रॉन्ग, है ना, गुड। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा z2 माइनस z1, तीसरा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन रेशियोज का एक फॉर्मूला बन के आ गया कि अच्छा शॉर्टकट में वेक्टर भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक। चलिए अब कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा -2 डिवाइड बाई क्या करना होगा, अंडर रूट इन सब का मैग्नीट्यूड, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, isn't it? दूसरा वाला कितना होने वाला है, वो होने वाला है -4 डिवाइड बाई जो भी आकाट वाला यहाँ लिखा हुआ है वो चीज, है ना। और तीसरा होने वाला है 4 डिवाइड बाई जो भी आकाट वाला यहाँ लिखा हुआ है वो चीज, आकाट वाला समझते हैं ना। -2 डिवाइड बाई कितना आ रहा था, बता रहा था 16, 16, 16 दूना 32, और 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट 6, मतलब कितना आने वाला है, -1/3। उसी तरह से ये -4 बाई कितना आएगा, 6, ठीक। तो ये आंसर आने वाला होगा -2/3। अच्छा ये कितना आने वाला होगा, 4/6, तो ये आएगा 2/3, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैसे आ गए, ये तीनों आपके क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, ठीक है। और ये जो चीज आया आपका क्या चीज आया, डायरेक्शन रेशियो आया। समझ में आया ना बात आपको। अच्छा इसी में कहा जाए आपसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी आपका डायरेक्शन रेशियोज है x2 माइनस x1, उसको डिवाइड कर देना होगा इस r वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो ab वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, समझ आ रहा है, कॉमा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ab वेक्टर का क्या चीज, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, तो क्या आता है, डायरेक्शन कोसाइन आता है। तीसरा क्या होगा, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई ab वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तीनों क्या आ जाएंगे आपके, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, और सीधा डायरेक्ट घटा दोगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड कर दोगे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। समझ में आया, आपको निकालने आया ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस बेसिक क्लास में एक और छोटा सा टॉपिक आपके लिए रहता है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के कोलिनियरिटी क्या कंडीशन होता है, याद रखिएगा कि इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीका है इसको चेक करने का। हम इसमें वन ऑफ द मेथड सीख रहे हैं, जैसे जैसे क्लास और आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन मिलते जाएंगे, और भी तरीके हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से तरीके सीखते जाएंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है। अभी थोड़ा देर पहले आप पढ़े हैं कि मान लो आपके पास यहां पर एक ए वेक्टर है, ठीक है,
कोई आपसे कहे कि 5A वेक्टर क्या होगा, तो 5 वेक्टर होगा जो इसी के बिल्कुल डायरेक्शन में होगा, सेम टू सेम, और जो मैग्नीट्यूड होगा इसका 5 गुना होगा, तो डेफिनेटली वो वेक्टर कुछ इतना बड़ा होगा इस तरह से। ठीक है, मतलब ये जो बी वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर कैसे निकला है, ए वेक्टर में 5 गुना कर दिया गया। आप देखो जरा ध्यान से, हो क्या रहा है कि बी वेक्टर बराबर सम कांस्टेंट इनटू ए वेक्टर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर में किसी नंबर से गुना कर देने पर बी वेक्टर प्राप्त हो रहा है, तो ये एक ऐसा वेक्टर प्राप्त हो जा रहा है जो इसी के क्या है, एलोंग है ना। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के एलोंग एक्ट होता है। पैरेलल वेक्टर, इसको आप पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम तो फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं तो सारे पैरेलल वेक्टर कोलिनियर होंगे ही होंगे। ओके, चलिए, तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि यदि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के में स्केलर मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त किया जा सके, यदि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त किया जा सके, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। समझ आ रहा है, अभी हम लोग सीखे ये बात, है ना। यानी कह सकते हैं क्या चीज कि अगर कोई ए वेक्टर है और बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, इसका मतलब निश्चित ही ए एंड बी क्या होंगे, को लीनियर वेक्टर्स होंगे। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। क्या चीज, फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या कि यदि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके प्राप्त किया जा सके, यदि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके प्राप्त किया जा सके, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो उतना ही टाइम्स उसका वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, आपको मालूम है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, लैम्डा नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट होंगे क्या, कोलिनियर। समझ, इस बेसिक कंसेप्ट का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए क्वेश्चन दे रखा है, कहता है यहां एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर, ध्यान से देखिएगा, सवाल लिख दीजिए पहले, हम दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, है ना, और प्लस 4k कैप। ठीक है, और एक बी वेक्टर दे रखा है ए आई कैप, दूसरा ले लो क्योंकि ए यूज हो गया ना, गड़बड़ हो सकता है, ए आई कैप प्लस 6j कैप, ठीक, और माइनस 8k कैप दे रखा है। कहता है कि इफ ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन फाइंड ए। कह रहा है ये कितना होना चाहिए, ताकि ए और बी, ये आपका कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हो तो बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। तो अगर आप बताएं जरा, अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर को श्योरली लैम्डा से गुना करने, बी वेक्टर को लैम्डा से गुना करने पर पक्का ए वेक्टर प्राप्त किया जा सकता होगा, है ना। तो आप जरा ए वेक्टर यहां लिखो, तो क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ध्यान देना बी वेक्टर लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे, ए आई कैप प्लस 6j कैप, ओके, माइनस 8k कैप। हैं बबुआ, अगर ये कोलिनियर वेक्टर हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा, हमने लिख दिया। ये क्या आ गया, ये आ गया a इंटू लैम्डा आई कैप प्लस 6 इंटू लैम्डा जे कैप और माइनस 8 इंटू लैम्डा क्या के कैप, इक्वल टू इतना है। अब बताओ, अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो डेफिनेटली इसका i और इसका i मैच करेगा, इसका j और इसका j मैच करेगा, उसी तरह इसका k और इसका k मैच करेगा, है ना। आप देखो ध्यान से, -3 बराबर आप क्या लिखोगे, 6 लैम्डा लिखोगे, राइट। तो लैम्डा कितना आया भैया, -3 डिवाइड बाई 6, मतलब -1/2। उस तरह से इसको इक्वेट करोगे तो आपको आ रहा है +4 इज इक्वल टू कितना करोगे, -8 लैम्डा करोगे, यहां से भी लैम्डा माइनस क्या आया, 1/2, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना आना है, -1/2 आना है। अब जरा इसको कंपेयर करके देख लो, तो आप कहें सर a इंटू लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए, इधर लिखो, आप सीक्वेंस में लिखना, पहले ये फिर ये फिर ये,
तीसरा नंबर में ये लिखना है। a इंटू लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 2 लिखोगे, ये सब नो। तो a बराबर क्या आएगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या, लैम्डा। तो 2 डिवाइड बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है, -1/2 है, ऊपर जाए गुना हो जाएगा, कितना आया आंसर, -4। मतलब a का वैल्यू कितना होना चाहिए, -4 होगा, तब जाकर के दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक, चलिए एक और सवाल हम आपके लिए लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, सो दैट, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट ए वेक्टर और उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i कैप -3j कैप +5k कैप, समझ में आ रहा है आपको। बी वेक्टर दे रखा है, सॉरी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है i कैप +2j कैप +3k कैप, समझे बबुआ। और सी पॉइंट दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है कितना भैया, 7i कैप और -k कैप, समझ में आया। कोचा है कोई चीज, साबित करिए कि सो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों बिंदु क्या होने वाले हैं, कोलिनियर होने वाले हैं, ये बात आपको प्रूफ करना है। चलिए सो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ना, 3 पॉइंट दे रखा है और कहता है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ये बात आपको साबित करना है। यहाँ देखिए इसमें जो सी पॉइंट दे रखा है, इसमें 7i कैप -k कैप दे रखा है, असल में इसमें 0j है ही नहीं, मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, 0j कैप लिखेंगे, हम लिख दिए थे थोड़ा देर पहले। चलिए सो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप बताएं जरा। ए बी वेक्टर आप हमको बता सकते हैं कितना होगा, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो 1 में से -2 जाएगा, ये आएगा 3i कैप, फिर 2 में से 3 जाएगा, ये आएगा -j कैप, फिर 3 में से 5 जाएगा तो जाएगा -2k कैप, आया। चलिए उधर से अगर आप BC वेक्टर निकालते हैं तो वो कितना आएगा, BC वेक्टर बताइए। तो BC वेक्टर आएगा, C में से B को हटाएंगे, देखो ध्यान से, C वाले पॉइंट से B को हटा रहे हैं, ये आएगा 6i कैप, ठीक है। अच्छा उसके बाद 0 में से 2 घटा रहे हो तो ये आएगा -2j कैप, व्हाट हैपन, ओके। और -1 में से -3 जा रहा है तो ये आएगा -4 क्या, k कैप, ठीक है। ये दोनों वेक्टर हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पर जो ए बी वेक्टर है, देख के लग रहा है कि ये तो 2 गुना ऑफ क्या है, BC वेक्टर, सॉरी जो आपका BC वेक्टर है वो क्या है, डबल ऑफ क्या है, ए बी वेक्टर। याद है आपको, BC वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर में 2 से गुना करोगे ना तो आपको BC वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली BC वेक्टर एंड ए बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन के अलॉन्ग क्या हो रहे होंगे, एक्ट हो रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल होंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर A पॉइंट है ये वाला कोऑर्डिनेट के साथ, उसका B पॉइंट है, उसका C पॉइंट है। तो देखो ध्यान से, AB वेक्टर और BC वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तीनों पॉइंट भी तो कोलिनियर हो जाएगा, ये सब नो। तो बस साबित हो गया कि यहां से क्या है, ए, हमको क्या प्रूफ किया, हम प्रूफ किए कि दिस एंड दिस आर क्या, कोलिनियर। हम कह सकते हैं अतः ए बी एंड सी आर क्या, कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर, है ना। इसके बाद जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे सेक्शन फॉर्मूला पर, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए GRC की वीडियोस, धन्यवाद।